नमस्कार एवरीवन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एक नवीन टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का हमारा टॉपिक एक भारतीय समाजशास्त्री और उनके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत, बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत। जो भारतीय समाजशास्त्री जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका पूरा नाम है दुर्जती प्रसाद मुखर्जी, जिनको कि पॉपुलरली हम डीपी के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि समाज वैज्ञानिक लोकप्रिय रूप से डीपी मुखर्जी भी कहते हैं। डीपी मुखर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है। इनको हम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया भी कह सकते हैं। मतलब भारत में समाजशास्त्र के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जीएस घुर्रे, आर.के. मुखर्जी के साथ साथ डीपी मुखर्जी का भारत में समाजशास्त्र के विकास में बहुमूल्य योगदान है। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1894 में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनको बचपन से ही विज्ञान विषयों में रुचि थी, विज्ञान पढ़ने में रुचि थी, नेचुरल साइंसेस में इनको इंटरेस्ट था, लेकिन इन्होंने समाजशास्त्र में विशेषज्ञता को हासिल करना प्रेफर किया, ज्यादा उचित समझा। क्यों? क्योंकि ये भारतीय समाज को समझना चाहते थे और इनका उद्देश्य ये था कि समाजशास्त्र एक व्यापक विषय है और समाजशास्त्र के ज्ञान के द्वारा समाज में हो रहे बदलावों को समझा जा सकता है। और भारतीय समाज जो अपने आप में विशिष्ट है, पश्चिमी समाजों से विशिष्ट है, उसको समाजशास्त्र के ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है, ऐसा डीपी मुखर्जी का मानना था। डीपी मुखर्जी को समाजशास्त्र के अलावा इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला आदि विषयों में भी गहरी रुचि थी। इन्होंने अर्थशास्त्र और इतिहास में तो एमए की परीक्षाएं भी इन्होंने पास की थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो नॉलेज है, इनका जो ज्ञान है वो बहुत ही व्यापक था और इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक रचनाएं लिखी और अनेक अवधारणाएं और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। इस क्लास में हम इनके परंपराओं के द्वंद्व के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम इनकी प्रमुख रचनाओं और उनकी अध्ययन पद्धति को भी देख लेते हैं। तो डीपी मुखर्जी, जैसा कि हमने देखा कि इतिहास और अर्थशास्त्र में एमए करने के पश्चात उच्च अध्ययन के लिए ये ब्रिटेन चले गए, जहां पर इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये समाजशास्त्र के प्रोफेसर बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त डीपी ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में समाजशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी ये रहे और जैसा हमने देखा इनको समाजशास्त्र विषय में बहुत रुचि थी और उन्होंने ये कहा कि मेरा उद्देश्य मानव का निर्माण करना है, मानव का निर्माण करना ही मेरे लिए पर्याप्त है। इन्होंने व्यक्तित्व की स्टडी भी की और इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति, जो पश्चिम का व्यक्ति है, वो भारतीय पुरुष की अवधारणा से कैसे भिन्न है। पुरुष है वो एक सामाजिक प्राणी है, वह सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है, उसके व्यक्तित्व में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, नैतिकता है और समाज के लिए वह एक जिम्मेदार नागरिक है। तो इंडिविजुअल से कैसे पुरुष डिफरेंट है, पुरुष कैसे अलग है, इसके बारे में भी उन्होंने व्यापक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हम डीपी मुखर्जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे एग्जामिनेशन में इनकी बुक्स को भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेज, मॉडर्न इंडियन कल्चर, Views and Counter-Views, Sociology of Indian Culture, Indian Tradition and Social Change, Diversities, जो उन्होंने 1958 में लिखी, और अन्य
जो पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं वह है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, क्योंकि उनको संगीत में भी बहुत रुचि थी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कौन सी अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया। तो हम ये जानते हैं कि डीपी मुखर्जी है वे एक मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। हालांकि वे स्वयं कहते हैं कि वे एक क्रिटिकल मार्क्सवादी विचारक नहीं हैं, वे मार्क्सोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्ल मार्क्स की वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया द्वारा भारतीय समाज की परंपराओं में होने वाले बदलावों का विश्लेषण किया है। वे ये कहते हैं कि भारतीय समाज में आ रहे बदलावों को अगर समझना है तो भारतीय समाज की परंपराओं का अध्ययन द्वंदात्मक उपागम के आधार पर करना होगा। देखिए, डीपी मुखर्जी के काल में भारतीय समाज में उपनिवेशवाद का दौर था, मतलब अंग्रेजी शासन था भारत पर। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया या नगरीकरण का विस्तार हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में भारतीय समाज में अनेक बदलाव आ रहे थे। इन बदलावों के अध्ययन के लिए डीपी मुखर्जी ने कहा कि हमें परंपराओं का अध्ययन करना होगा, और उनका ये मानना था कि अगर भारतीय समाज को समझना है तो हमें परंपराओं की स्टडी करनी होगी, क्योंकि उनके अनुसार भारतीय समाज में परंपराएं हैं, इनकी जड़ बहुत ही गहरी है। परंपराएं भारतीय समाज में डीपली रूटेड है और इनका अध्ययन द्वंदात्मक उपागम के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब परंपराओं में कैसे बदलाव आए हैं वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया से। ये हम जानते हैं कि भारत में अनेक प्रजातियों के लोग, अनेक संस्कृतियों के लोग बाहर से आए। शक, हून, कुषाण और फिर बाद में हम मुस्लिम्स की बात कर सकते हैं। पारसी समुदाय भी भारत में आया। तो जो शुरू में भारत में आए शक, हून, कुषाण, उनकी कोई पृथक अपनी सांस्कृतिक पहचान नहीं रही। वे भारतीय संस्कृति में असिमिलेट हो गए, सम्मिलन हो गया उनका। पारसी समुदाय को भी देखिए किस तरह से भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपना लिया है। लेकिन जो बाद की परंपराएं हैं, जैसे मुस्लिम काल की परंपराएं और जो मौलिक परंपराएं हैं भारत की, वैदिक परंपराएं, ब्राह्मणीय परंपराएं, उनमें किस तरह से आदान प्रदान हुआ है, इसको वो परंपराओं के द्वंद्व द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो इनका अध्ययन का उपागम कैसा है? द्वंदात्मक पद्धति। द्वंदात्मक पद्धति के माध्यम से डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं का अध्ययन किया है। इनके अध्ययन के दूसरे उपागम के रूप में हम मनो समाजशास्त्री पद्धति की चर्चा कर सकते हैं, सोशो साइकोलॉजिकल मेथड, जिसके माध्यम से उन्होंने पर्सनैलिटी का अध्ययन किया। व्यक्तित्व के अध्ययन में भी इनकी बहुत रुचि थी, और जैसा हम ये बात कर चुके हैं कि इन्होंने व्यक्ति को किस तरह से पुरुष से डिफरेंट बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व एक पूर्ण एकता है तथा ज्ञान इस पूर्णता का आधार है। तीसरी मेथोलॉजी के रूप में इन्होंने दार्शनिक पद्धति को या फिलोसॉफिकल मेथड को भी अपनाया। फिलोसॉफिकल मेथड है वह लॉजिकल है और रैशनल है, तार्किक है और विवेकपूर्ण पद्धति से भारतीय समाज का अध्ययन किया। फिर ये भारतीय परंपराओं का अध्ययन या भारतीय समाज का अध्ययन वे अंत्य अनुशासनात्मक उपागम के माध्यम से भी करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे कहें। उनका ये मानना था कि अगर समाज को, सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना है तो हमें अन्य विषयों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान एक समाज वैज्ञानिक को अन्य विषयों का भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामाजिक घटना है वह एक कारकीय नहीं होती, वह बहुकारकीय होती है। एक सामाजिक घटना के एक से अधिक कारक होते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि एक सोशल साइंटिस्ट को अर्थशास्त्र की जानकारी हो, इतिहास की जानकारी हो, राजनीति विज्ञान की जानकारी हो, क्योंकि वो कहते भी हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं उनकी जड़ तो इतिहास में है। तो जब तक हम ऐतिहासिक समाज को नहीं समझेंगे, भारतीय समाज के इतिहास को नहीं समझेंगे, तब तक हम परंपराओं को नहीं समझ सकते। अब हम डीपी मुखर्जी के परंपराओं के द्वंद्व के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि परंपरा किसे कहते हैं। तो परंपरा को डिफाइन करते हुए डीपी कहते हैं कि
परंपराओं को स्पष्ट करते हुए डीपी कहते हैं कि परंपराएं हमें इतिहास में मिलती है। वे परंपराओं की ऐतिहासिक व्याख्या करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि भारतीय समाज को अगर समझना है हमें, तो हमें परंपराओं का अध्ययन करना होगा कि किस तरह से भारतीय समाज में बाहरी परंपराएं आई और बाहरी परंपराओं का भारतीय परंपराओं ने विरोध किया। पहले हम किसी बात का विरोध करते हैं, फिर संघर्ष करते हैं कि वह परंपराएं हमारे समाज में प्रवेश नहीं कर पाए। संघर्ष लंबे समय तक नहीं चल सकता, तो फिर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, थोड़ा अनुकूलन करते हैं और फिर कुछ हम अपनी परंपराएं उनको देते हैं। परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि बाहरी परंपराएं हमसे लेती है और हमारी परंपराएं बाहरी परंपराओं के कुछ तत्वों को ग्रहण करती है। इस तरह डीपी कहते हैं कि परंपराओं में विरोध, संघर्ष, अनुकूलन, संश्लेषण और सम्मिलन की प्रक्रियाएं चलती रहती है, जिसके माध्यम से हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि भारतीय समाज बहुत ही प्राचीन है और भारतीय समाज को अगर समझना है तो हमें परंपराओं का अध्ययन करना होगा और परंपराओं का अध्ययन उनकी ऐतिहासिकता में करना होगा। तो परंपराओं को ऐतिहासिक बताते हुए कहते हैं कि परंपरा का अर्थ है हस्तांतरण करना। संस्कृत भाषा में अंग्रेजी के ट्रेडिशन शब्द का समानार्थक शब्द है परंपरा और परंपरा का अर्थ उत्तराधिकार या ऐतिह्य भी कह सकते हैं। ऐतिह्य का मतलब होता है इतिहास। भारतीय समाज में निरंतरता है वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक। अगर उसे बनाए रखने का श्रेय जाता है तो भारतीय परंपराओं को ही जाता है और इसकी विस्तार से चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर ए सोशियोलॉजिकल स्टडी 1942 में की है। जैसे वैदिक काल, बुद्ध काल, गुप्त काल, हर्ष एवं विक्रमादित्य काल, मुस्लिम काल एवं ब्रिटिश काल। अगर हम भारत को ऐतिहासिक रूप से देखें तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज, जिसको कई बार हिंदू समाज भी कहा जाता है, हिंदू परंपराएं, हालांकि डीपी ने स्वयं ने इस बात का विरोध किया है। वे कहते हैं कि भारतीय परंपराएं केवल हिंदू परंपराएं नहीं है, भारतीय परंपराएं बहुत ही डाइवर्स है, विविधतापूर्ण है और यहाँ पर अनेक प्रकार की परंपराएं हैं। लघु ब्रज, जैसे हम बात कर सकते हैं बौद्ध काल की, अगर हम बात करें जैन धर्म का यहाँ पर उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, तो हिंदू धर्म में जो जड़ता आ गई थी, जातिवाद, कर्मकांड, रूढ़िवादिता, उसके विरोध में, उसमें सुधार के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ अस्तित्व आया और बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग, अहिंसा जैसा दर्शन दिया और जातिगत रूढ़िवादिता का विरोध किया। तो किस तरह से देखिए आंतरिक रूप से भारतीय समाज में सुधार की प्रक्रियाएं चली है, इसकी चर्चा वो करते हैं। मुस्लिम काल की अगर हम बात करें तो मुस्लिम काल में मुस्लिम समाज समता आधारित है, वहां जाति जैसी कठोर प्रणाली नहीं है सामाजिक स्त्रीकरण की। तो भारतीय समाज में अनेक ऐसे विचारक हुए, जैसे कि हम बात कर सकते हैं गुरु नानक देव की, जिन्होंने कि इस्लाम से प्रभावित भी हुए वो, और हिंदू धर्म के सिद्धांतों और इस्लाम के भी वे सिद्धांत जो समानता की बात करते हैं, उनको लेकर एक सिख धर्म की शुरुआत की, एक नई परंपरा की। तो ये सब पुनर्जागरण की प्रक्रियाएं हैं, ऐसा डीपी मुखर्जी कहते हैं। अन्य प्रारूप के रूप में वो आरोही और अवरोही परंपरा की बात करते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रेडिशंस। इसको इन्होंने टर्नर से लिया है और गुरविच के विचारों को भी इन्होंने शामिल किया है। यहां पर वे परंपराओं की दो प्रकार बताते हैं, उच्च परंपराएं और निम्न परंपराएं। इनमें आपस में अंतःक्रियाएं होती है और समाज में बदलाव आते हैं, मतलब परंपराओं में बदलाव से समाज में बदलाव आते हैं। फिर डीपी मुखर्जी आंतरिक और बाह्य परंपराओं में द्वंद्व की बात करते हैं। आंतरिक परंपराएं भारतीय परंपराएं, मौलिक परंपराएं, और बाहरी परंपराओं के रूप में हम मुस्लिम परंपरा की बात कर सकते हैं और ब्रिटिश परंपरा की बात कर सकते हैं, पश्चिमी परंपरा की बात कर सकते हैं, जिसे एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के माध्यम से समझाया है।
तो किस तरह से भारतीय परंपराओं और इस्लामिक परंपरा में पहले विरोध हुआ, संघर्ष हुआ, फिर एडजस्टमेंट हुआ। मुस्लिम परंपरा ने भारतीय परंपराओं के कुछ तत्वों को ग्रहण किया, वहीं भारतीय परंपराओं ने इस्लामिक संस्कृति के कुछ ऐसे तत्वों को ग्रहण किया जो उसके लिए उपयोगी थे। तो डीपी बताते हैं कि किस तरह से हमारी परंपराओं में उद्विकास हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, और भारतीय परंपराएं हैं वो कैसी हैं, जीवित परंपराएं हैं, उनको वो लिविंग ट्रेडिशंस कहते हैं। लिविंग ट्रेडिशंस कौन सी ट्रेडिशंस होती हैं? वेल, लिविंग ट्रेडिशंस वे ट्रेडिशंस होती हैं जो कि अतीत से जुड़ी हुई हैं, मतलब अतीत के गुण उनमें विद्यमान है, अतीत की विशेषताएं, और जो भविष्य में नवीनता को भी ग्रहण करती है समय अनुकूल, तो उनको वो लिविंग ट्रेडिशंस कहते हैं। तो भारतीय परंपरा इस तरह से लिविंग परंपराएं हैं जो समय के अनुसार बदलती हैं। फिर हम परंपरा और आधुनिकता में द्वंद्व की बात कर सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सामाजिक व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है। परंपराओं की भारतीय समाज में जड़ें बहुत ही गहरी है, और जो आधुनिकीकरण हो रहा है और परंपरा है उनमें कहीं ना कहीं द्वंद्व है, तो एक निरंतरता भी है, मतलब कंटिन्यूटी है। वे कहते हैं कि भारतीय परंपरा और आधुनिकता में निरंतरता है। किस तरह से परंपरा अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है, समय के साथ वह बदलती है और नवीन मूल्यों को भी ग्रहण करती है। उदाहरण के रूप में जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा में जाने से पहले गणेश जी की नाम लेते हैं, या अपने जो भी इष्ट देव है उनके भगवान की पूजा करते हैं। या फिर आपने नया घर बनाया है लेकिन गृह प्रवेश की आप पहले पूजा करते हैं। या हमारे साइंटिस्ट रॉकेट छोड़ते हैं लेकिन उससे पहले वे नारियल चढ़ाते हैं भगवान को। या फिर कई बार आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, वे अपने पेशेंट का इलाज करते हैं एकदम आधुनिक दवाइयों से, लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो वो क्या कहते हैं कि अब तो भगवान पे छोड़ते हैं, है ना। पेशेंट ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अब तो ईश्वर पर छोड़ना पड़ेगा। तो किस तरह से देखिए आधुनिकता और परंपरा का एक निरंतरता है, आधुनिकता और परंपरा के विश्वासों में। इसको डीपी मुखर्जी बताते हैं कि भारतीय समाज है वह एक परंपरागत समाज है, और हमारी परंपराएं आधुनिकता को किस तरह से ग्रहण करती है। परंपरा और आधुनिकता के संबंध में डीपी मुखर्जी ने अपने विचार अपनी अनेक रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। ये रचनाएं हैं इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर, मैन एंड प्लान इन इंडिया, इकोनॉमिक वीकली आदि। तो आज की क्लास में हमने डीपी मुखर्जी के परंपराओं के द्वंद्व के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं को किस तरह से डिफाइन किया है इसको समझने का प्रयास किया, और उन्होंने परंपराओं के कौन कौन से प्रकार बताए हैं और परंपराओं के द्वंद्व के कौन कौन से प्रारूप उन्होंने दिए हैं इसको डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।